सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम सभी एक बार फिर से 40 क्वेश्चन के महासंग्राम में एक साथ इकट्ठे हुए हैं। आप सब लोग इस सेशन को मजे से देखिए और हर क्वेश्चन को आपका मेकअप करते चलिए। पिछले 120-21 सेट हो चुका है। आप 121 सेट को अगर मेकअप करते हैं और आगे हमारे साथ बेहतरीन तरीके से जैसे चल रहे हैं चलते रहते हैं तो आने वाला एग्जामिनेशन आपके लिए बेहतरीन होगा, या यूँ कह सकते हैं आपके लिए आपके जीवन का सबसे अच्छा दौर होगा, क्योंकि आपको वहाँ मिलने वाला है आपका एक पसंदीदा जॉब जिससे आपका जीवन एकदम स्मूथली चलेगा और बेहतरीन अनुभव आप लाइफ में करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी सेवा में। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सिस्टम से है। एक परिमेय संख्या के डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 या 5 या बोथ, तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? देखो, न्यूमरेटर में कौन सा नंबर है ये तो पता नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर में ओनली 2 बोल रहा है या ओनली 5 बोल रहा है, या कह रहा है कि 2 एंड 5 बोथ, 2 एंड 5 बोथ। मतलब डिनोमिनेटर में ओनली 2 हो, ओनली 5 हो और 2 एंड 5 बोथ हो, तो इस कंडीशन में डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? तो शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा। आप सबको ये बात पता है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। लेकिन ये बात भी ध्यान रखना, हो गया न्यूमरेटर में अगर कोई नंबर है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में केवल 2 है या केवल 5 है या 2 एंड 5 बोथ के अतिरिक्त कोई और भी है, तो इस स्थिति में डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं दशमलव प्रसार, इस क्वेश्चन का आंसर तो शांत होगा, लेकिन नीचे में केवल 2, केवल 5 या 2 5 के अलावा कोई और रहे, मतलब 2 के अलावा कोई और या 5 के अलावा कोई और या 2 5 होने के बावजूद कोई और रहे, तो वहां पर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। लेकिन नीचे में केवल 2, केवल 5, 2 एंड 5 बोथ के अलावा और कोई नहीं है, तो यहां पर टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या था? 2 5 या बोथ, इसके अलावा तो कोई नहीं था, इसलिए दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आप इसको देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? अब देखिए, वेरिएबल की पावर नेगेटिव जिसमें होगा वो बहुपद नहीं होगा। जैसे यहां पर ये x है और 1/x का मतलब होता है x की पावर -1, तो हो गया ना वेरिएबल की पावर नेगेटिव। इसका मतलब यही वो ऑप्शन है जिसमें ये बहुपद नहीं है। ठीक है, इस पे आइए, देखिए ये क्या है। किसी द्विघात समीकरण के शून्यक यदि 5 और -3 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस सम ऑफ रूट और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0। तो x², अल्फा हमारा 5 है और बीटा 3 है इंटू एक्स, और ये 5 इंटू -3, तो बन जाएगा x² माइनस 2x और -15 और बराबर 0। x² माइनस 2x -15 बराबर 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए ये क्या है। यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो तो निरूपित करने वाली रेखाएं क्या होगी? देखिए, असंगत कब होता है? असंगत केवल और केवल पैरेलल वाली स्थिति में होता है। टच करेगा तो संगत होगा, टच नहीं करेगा तो असंगत होगा। तो असंगत का मामला पैरेलल वाला में होता है। ठीक है, चलिए, जहां पर एक भी हल नहीं होता। 5 नंबर क्वेश्चन।
ये एक एपी दिया है 2 7 12 17 डॉट डॉट डॉट, हमें कह रहा है इसके 30वें और 20वें पदों का अंतर क्या होगा। 30वां पद हो जाएगा a प्लस 29d और 20वां पद हो जाएगा a प्लस 19d। तो यहाँ से a से तो चला गया 29 में 19 चला गया, तो क्या हो जाएगा 10d बचेगा, केवल और केवल 10d। देखिए 10 और d, तो d कितना है यहाँ पर, d हमारा 5 है, इसका मतलब हो जाएगा 50। तो 30वें और 20वें पदों का अंतर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कहा कि एबीसी हमारे पास एक ट्रायंगल है, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए, एबीसी अपने पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, एबीसी ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल एबीसी एक अपने पास ट्रायंगल है, बीसी के पैरेलल एक लाइन डीई जो AB और AC को D और E पर काटती है। ठीक है, क्या बोला है, DE 5 है और BC 10 है। देखिए अगर DE 5 है और BC 10 है तो कुछ सोचने की ज़रूरत कहाँ है। जब दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो ये हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। दो पैरेलल लाइन ये ट्रांसवर्सल, तो ये हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, और ये क्या है, ये दोनों में कॉमन है। तब तो हम यही कहेंगे एंगल 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 सिमिलरिटी से छोटा सा ट्रायंगल और बड़ा सा ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया। और जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है उसका स्क्वायर ही एरिया बनेगा। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो एक काम करो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का अगर आप रेशियो लेना चाहोगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा। अब आपको एरिया लेना है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, एक का स्क्वायर ये एक हो जाएगा, दो का स्क्वायर 4, तो पूरे ट्रायंगल का एरिया 4 जिसमें ये 1 है ना। देखिए क्या दिया हुआ है मुझे, ADE का एरिया, तो ADE का एरिया जो 1 रेशियो है वो मेरे दोस्त हमारा 20 सेमी स्क्वायर है। जब एक का मान 20 सेमी स्क्वायर तो 4 का मान क्या होगा 80 सेमी स्क्वायर। तो ये जो 80 है ये पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलें। बहुत सिंपल सवाल था, आप लोगों ने इसको किया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कहा, किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट ये और ये है, बताइए उस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा। मेरे दोस्त ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ए ट्रायंगल है ना, इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो हमें तो अभी यहाँ पर साइड निकालना पड़ेगा। एक पॉइंट का, एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 0,8 है, एक हमारे पास 0,0 है, और एक मेरे दोस्त क्या है 6,0। ठीक है, तो ये हमारे पास 0,8 है, ये 0,0 है, और ये हमारा 6,0 है। हमें कह रहा है ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो सबसे पहले आप साइड निकालो। अगर आप साइड निकालने जाते हो, x के डिफरेंस का स्क्वायर 0 हो जाएगा, y के डिफरेंस का स्क्वायर 64 स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लो, x के डिफरेंस का स्क्वायर 36 और y के डिफरेंस का स्क्वायर 0, तो ये तो 6 बन जाएंगे। और ये क्या हो जाएगा, x के डिफरेंस का स्क्वायर 36, y के डिफरेंस का स्क्वायर 64, ये कितना 10। मुझे चाहिए पेरीमीटर। तो हम सभी जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड करने जाएंगे, ये 16 16 और 8 हो जाएगा 24, 24 इस ट्रायंगल का पेरीमीटर हो जाएगा। जिनका भी आप में से 24 आ रहा होगा बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना। हाँ, सेट का क्वेश्चन लेवल का दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, किसी किसी सेट में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम सेट में क्वेश्चन का लेवल ठीक ही रहता है। अब देखो मैक्सिमम क्या, कभी कभार ही लेवल थोड़ा सा डिक्रीज होता है, जब वो बच्चे फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, मार्क्स अच्छे नहीं आने लगते हैं, है ना, टेंशन में आ जाते हैं, तो सेट को हल्का मॉडरेट करना पड़ता है। फिर वो मोटिवेटेड होते हैं तो फिर जाके हम लोग लेवल को इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए -3,4 और 1,-2 को मिलाने वाली लाइन को y एक्सिस किस रेशियो में बांटेगी। एट फर्स्ट हमें क्या कहा गया कि ई दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ध्यान देना मेरे दोस्त, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को कौन बांटने आ रही है, y एक्सिस बांटने आ रही है। तो एट फर्स्ट y एक्सिस का
अगर y एक्सिस बांटने आ रहा है, आई मीन सेक्शन पॉइंट y एक्सिस पर है, और जब सेक्शन पॉइंट y एक्सिस पर होगा तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, y होगा, है, क्योंकि y एक्सिस पर y की वैल्यू तो होगा लेकिन x का वैल्यू 0 होगा। तो ये हमारा जो सेक्शन पॉइंट है, विभाजन बिंदु है, वो y एक्सिस पर है। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये रहा सेक्शन पॉइंट, और सेक्शन पॉइंट का आप y तो नहीं जानते हैं, सेक्शन पॉइंट का आप x जानते हैं। तो जब सेक्शन पॉइंट का एक्स वाई में से कोई भी आप जानेंगे तो उसको लेकर आप रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम सेक्शन पॉइंट का x जानते हैं तो x लेकर हम चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा mx2 nx1 और बाई m प्लस n। तो देखिए सेक्शन पॉइंट का x हमारा है 0। अब अगर हम mx2 करेंगे तो x2 कितना है 1 हो जाएगा, nx1 तो n और x1 है -3 हो जाएगा -3n, और बटा ये हमारा m प्लस n। ये 0 से टकराएगा तो 0 हो जाएगा और ये m -3n हो जाएगा। तो m और इस पर आएगा 3n तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से m अपॉन n करेंगे, ये 3:1 होगा। तो 3:1 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आया किसी का? बिल्कुल आया है, आया है तो सही है आपका। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं 9 की ओर, समझते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 है कि दो सर्कल एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, उनकी त्रिज्याएं 5 और 2 सेमी है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? अब देखिए दो सर्कल एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं, एक का रेडियस 5 है और एक का रेडियस 2 है। ओके, इसका मतलब यहां पर मामला कुछ ऐसा है। देखिए भाई, ठीक है, अब यहां देखना, एक का सेंटर इस ट्रायंगल से बाहर है और एक का सेंटर इस ट्रायंगल से बाहर है और एक का अंदर में। आप कहिएगा ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त प्रॉब्लम यहाँ ये है कि छोटू का जो रेडियस है ना वो आपका 2 है, और जो ये बड़ा का रेडियस है ना बड़े सर्कल का वो आपका 5 है। तो सोच के देखो, अगर इनके सेंटर के बीच का हम डिस्टेंस लेने जाएंगे, ये पूरा 5 में अगर छोटू का रेडियस 2 है तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना बच गया? 3 बच गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आप में से जिनका 3 आया होगा करेक्ट आंसर रहा होगा। ठीक है, तो ये था हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, अल्फा और बीटा उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के शून्यक हैं, तो बताइए इसका मान क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको थोड़ा सा ऑपरेशन करो, क्या हो जाएगा? ये हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस पी इंटू एक्स हमारा पी एक्स हो जाएगा, और पी इंटू 1 ये हमारा पी होगा, और ये अपने पास सी हो जाएगा। ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिया हुआ है पहले से, ये चीज़ हमें दिया हुआ है। ठीक है, और अब देखिए इसका जो मूल है, रूट है, वो अल्फा और बीटा है। तो क्या होगा? सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए, तो पी हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट करने जाएंगे तो सी और बाई ए तो हो जाएगा माइनस पी माइनस सी, और बाय में ए, तो ए तो आपका 1 है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा, और ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो सी बाई ए भी हो गया। अब ये क्या है? अल्फा प्लस 1, और मेरे दोस्त ये हमारा बीटा प्लस 1। ठीक है, अब आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा हो गया, इसी का मान मांगा है ना, और अल्फा इंटू 1 अल्फा हो जाएगा, 1 इंटू बीटा बीटा हो जाएगा, और 1 इंटू 1 ये हमारे पास 1 हो जाएगा। अब आप इसको देखिए, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा हमारा माइनस पी और माइनस सी है, और अल्फा प्लस बीटा क्या है? ये हमारा पी है, और मेरे दोस्त प्लस 1, पी से पी चला गया, 1 माइनस सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आप बड़े आराम से कर रहे होंगे, बड़े आराम से आंसर आ रहा होगा। बी नंबर जिनका आया है एकदम सही है, बहुत अच्छे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, एक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर के दुगुने से 4 अधिक है, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 6 घटाया जाता है तो अंश
हर अंश का 12 गुना हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के दुगुने से 4 ज़्यादा। क्या दुगुने से 4 ज़्यादा है? बिल्कुल है। यहाँ देखो, क्या दुगुने से 4 ज़्यादा है? बिल्कुल है। 6 दूनी 12, 4 16, 7 दूनी 14, 4 18, और यहाँ भी देख लो 8 दूनी 16, 16 4 20। दुगुना डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के दुगुने से 4 अधिक, तीनों ऑप्शन में है। ठीक है, याद रखना। फ्रैक्शन वाली सवाल में अगर फ्रैक्शन ही मांग ले तो ऑप्शन से अच्छा कोई मेथड नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट को सब फॉलो कर रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से अगर 6 घटा दिया जाए तो न्यूमरेटर में से भी 6 घटा दो और डिनोमिनेटर में से भी 6 घटा दो, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 12। तो क्या ये 6 गुना, सॉरी तो मेरे दोस्त, क्या ये 12 गुना हो पा रहा है? 12 गुना नहीं हो पा रहा है, केवल 6 ही गुना हो पा रहा है, इसलिए आंसर नहीं जाएगा। अब यहाँ से अगर 6 घटा दें और यहाँ से भी 6 घटा दें, ये मेरा 1 होगा, ये मेरा 12 होगा। क्या 12 गुना हो गया? बिल्कुल हो गया। यानी हमें कहा कि अंश हर दोनों में 6 घटाइए तो हर जो होगा वो अंश का 12 गुना होगा। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का 12 गुना यहाँ पर हो रहा है, इसलिए आंसर हो गया। यहाँ पर नहीं हो सकता है, इसलिए आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 10 अल्फा बराबर 4/5। अब 10 अल्फा बराबर 4/5, ध्यान रखना जब कभी भी इस तरह से क्वेश्चन साइन कॉस और बीच में प्लस माइनस का मामला हो तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना है, ये जो आपका 10 अल्फा है इसे साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा कीजिए, ये हो जाएगा 4/5। तो अब यहाँ देखिए, साइन आपका 4 है और कॉस आपका 5 है। साइन आपका 4 है और कॉस आपका 5 है। साइन 4 कॉस 5, साइन 4 कॉस 5, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20, 20 में 15 गया तो ये 5 हो जाएगा, और यहाँ 20 और प्लस 10 ये हो जाएगा 30, यानी आपका 1/6। ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। यानी यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, साइन और कॉस का रेशियो वैल्यू पुट करेंगे, आराम से आंसर तक पहुँच जाएंगे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 64 सेमी क्यूब आयतन वाले दो घन के सिरे को जोड़े जाते हैं, इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए 64 सेमी क्यूब वॉल्यूम वाले अगर दो घन को हम जोड़ते हैं, घन का वॉल्यूम तो भुजा क्यू होता है। अगर यहाँ से हम घन का साइड निकालेंगे, अगर हम यहाँ घन का साइड निकालेंगे तो ये हमारा 4 सेमी हो जाएगा। कितना? 4 सेमी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहा कि सर इस 4 सेमी भुजा वाले दोनों घन को आप ऐड कीजिए। ठीक है, दोनों घन को आप ऐड कीजिए, दोनों घन को। आप यहां पर देखिए, ये आपका 4 है और ये भी आपका 4 है। ठीक है, ये भी आपका 4 है और ये भी आपका 4 है। आप जब दो घन को ऐड करते हैं ना, सिर्फ लंबाई बढ़ता है, विड्थ और हाइट पहले ही जैसा रहता है। अब ये देखिए घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया अगर हम क्यूबॉइड का लेने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू LB LH और प्लस BH। 2 इंटू LB करेंगे तो 32 हो जाएगा, LH करेंगे तो भी 32 होगा और BH करेंगे तो 16 होगा। यहाँ से हो जाएगा 160। 160 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, सब लोग 160 लेके आ रहे हैं, सबका एकदम करेक्ट आंसर है। यह था हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और ध्यान देते हैं। एट फर्स्ट आप एक चीज़ रिजल्ट के रूप में ध्यान रखना, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो यहाँ पर 90 डिग्री है, ये तुम्हारा बी है और ये तुम्हारा सी है। ठीक है, अगर यहाँ ध्यान देना 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, पता है क्या रिजल्ट होगा? ये जो परपेंडिकुलर डाले हैं ना, उसका स्क्वायर इसके बराबर होगा, कर्ण के टुकड़े के, यानी CD और BD। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, AD स्क्वायर बराबर CD इंटू BD, है ना। अब देखो जैसे यही रिजल्ट, यही फिगर इसमें भी उसने ही दिया है,
कहा है कि ए बी स्क्वायर बराबर बी डी और इंटू सी डी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना, ये इंफॉर्मेशन इस फिगर में कि ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। ये तभी संभव है जब ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 डिग्री होगा और साथ ही साथ ये इस पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तभी ये पॉसिबल है ए डी का स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। यानी यहाँ से स्पष्ट हो गया कि बी ए सी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो ज़्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना है, चीज़ को याद रखना है और आराम से सेट करके बना देना है, कहीं दिक्कत नहीं होना है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसको देखो, 84 सेमी त्रिज्या वाले एक पहिए को 792 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, ये जरा बताइए। अब थोड़ा सा सोच के देखिए। आपके पास एक पहिया है, ठीक है, और इसका रेडियस कितना है, 84। इसका रेडियस है 84 सेमी। ठीक है, एक पहिया एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एक चक्कर में ये उतना ही दूरी तय करेगा जितना इसके चारों तरफ की लंबाई यानी इसकी परिधि होगी। तो आप कह सकते हैं एक चक्कर में तय दूरी कितना हो जाएगा, जितना इसकी परिधि होगा, 2 पाई और r 80। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक राउंड में ट्रेवल डिस्टेंस, एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना तय करना है, कितना चक्कर लगाना होगा। तो आपको पता होना चाहिए चक्करों की संख्या, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है न्यूमरेटर में, और एक चक्कर में तय दूरी डिनोमिनेटर में। मेरे दोस्त यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल करना है 792 मीटर, बदल दो इसको सेमी। ठीक है, अब ये देखिए इतना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और एक राउंड में देखिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 2 इंटू 22/7, और ये हमारा 80। अब यहां से हम देख लें कि सेमी चला जाएगा, 22, 11 दूनी 22, और 11 7 77, 11 दूनी 22, 4। ठीक है, 4 से कितनी बार हम जाएगा, 18, और देखिए कोई कटने वाला है, हाँ, 12 7 84। तो फाइनली हो जाएगा 18 गुने 100 और बटे में 12, 18 गुने 100 और बटे में 12। ठीक है, क्या करें, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। ठीक है, अब 2 से यहाँ 50 50 और 3 हो जाएगा 150। 150 ही आ रहा है। आप में से जो भी बना रहे होंगे सबको 150 आ रहा होगा, 150 150 150 150। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। 300 कैसे आ जाएगा, 300 तो आ ही नहीं रहा है ना भाई, 300 नहीं आ रहा है। अब देखो मेरे दोस्त ये क्या है, किसी धनात्मक न्यूनकोण पॉजिटिव एक्यूट एंगल के लिए सेक थीटा बराबर कॉसेक 60। तो बताओ सर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो आपसे हम ये पूछते हैं, थोड़ा सा मेरे दोस्त ध्यान देना, ये जो आपके पास सेक थीटा है ना, सेक थीटा बराबर कॉसेक 60। कॉसेक 60 का मतलब है 2/√3, कॉसेक 60 का मतलब 2/√3। अब सेक थीटा बराबर 2/√3 है। बताइए इस सेक में कितने डिग्री का मान है, तो सेक में 30 डिग्री का मान है, सेक 30 डिग्री का मान है ना। कॉसेक 60 का मान भले ही 2/√3 था, लेकिन सेक में कितने डिग्री का मान √2/√3 है, तो 30 डिग्री का मान। सेक थीटा बराबर सेक 30, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो थीटा का मान 30 हो गया। अब मुझे चाहिए इसका मान, बैठा दो यहाँ पर। तो देखो 2, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30 और -1,
cos 30√3/2 स्क्वायर करेंगे 3/4 और माइनस हो जाएगा 1। फाइनली हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1/2। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसको देखिए, ये क्या है। यदि दो अपक्षपातपूर्ण डाइस को फेंके जाते हैं, दोनों डाइस को फेंकने पर अंकों का योगफल 10 या उससे ज्यादा हो। देखो, जब आप दो डाइस को फेंकते हो ना, टोटल इवेंट कितना होगा। एक डाइस फेंकेंगे 6 इवेंट होगा, दो डाइस फेंकेंगे 36 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, अब हमें ये कह रहा है कि दोनों पास के अंकों का योगफल 10 से अधिक होना चाहिए। अब देखिए, जब हम दो डाइस को फेंकेंगे और योगफल हमें 10 से ज़्यादा चाहिए, ये कब संभव है। तो 10 से ज़्यादा का मतलब क्या क्या हो सकता है, 11 और मेरे दोस्त 12। दो डाइस को फेंकेंगे, मैक्सिमम योगफल 12 ही हो सकता है, 6 जब रहेगा, 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो अब हमें क्या करना होगा, इसके लिए इवेंट रेडी करना होगा। तो सोचिए जरा सा ध्यान से कि दोनों डाइस पर आए डिजिट का सम 11 कब होगा, जब एक पर 5 दूसरे पर 6 होगा, या एक पहला पर 6 दूसरे पर 5 होगा, तभी 11 हो सकता है। और दोनों डाइस पर आए अंकों का योगफल 12 कब होगा, जब दोनों पर 6 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे अनुकूल घटना कितने हो गए, 3। तो हम अगर इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी लेंगे तो हमारे फेवरेबल इवेंट की संख्या यानी योगफल 11 और 12 वाली 3 घटना है, और बटा टोटल घटना 36 यानी 1/12। इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा 1/12। ठीक है, आई होप समझ में आपको आ रहा होगा। आ जाओ इसको देखते हैं, ये क्या है। किसी सूची में nवां पद 3n-2 है, तो 10वीं पद क्या होगा। ये तो बहुत सिंपल है। अब ये देखो, अगर nवीं पद, ध्यान देना, nवीं पद 3n-2 है, बताओ 10वीं पद क्या हो जाएगा। तो 3 × 10-2 यानी हो जाएगा 28। तो इस तरह से आपने 28 फाइंड आउट कर लिया, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा 18 नंबर। आइए अब 19 नंबर की ओर चलें। 19 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल सिंपल एक काम कर लीजिए, आप यहाँ पर डिग्री वैल्यू पुट कर लीजिए, 45 भी पुट कर लीजिए, है ना। तो देखिए sec 45√2 हो जाएगा, 1045 1 हो जाएगा, sec 45√2 हो जाएगा और 1045 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर sec 45√2 और 1045 1, फाइनली बचेगा √2 और इंटू √2 जो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, जो कि 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब आप देखो 2 कहाँ हो रहा है, यहाँ पर आप 45 डिग्री रखेंगे ना, केवल और केवल 2 यहीं पर हो रहा है, केवल और केवल 2 यहीं पर हो रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा आप कहोगे वैसा ही चलेंगे। आगे बढ़ो। इस बैच के बारे में डेली आपको बताता हूँ, आप अपने दोस्त मित्र को ज़रूर बताया कीजिए अगर उन्हें पीजीटी की तैयारी करना हो तो। ठीक है, अब जैसे देखो यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मेरे दोस्त एक यहाँ प्लस का साइन है, माइनस का साइन नहीं है। ठीक है, अब देखना मेरे दोस्त, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका रूट p और q है, p और q है ना। अगर इसका रूट p और q है तो हम सम ऑफ रूट निकालेंगे तो क्या होगा, सम ऑफ रूट होता है -b/a, तो हो जाएगा -p। फिर देखिए, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट लें p इंटू क्यू, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, c/a, यानी मेरे दोस्त ये हो जाएगा q। तो यहां से अगर ध्यान से देखें तो ये p का मान हो जाएगा 1, और जब आपके p का मान 1 हो गया तो सोचिए जरा सा q का मान क्या होगा, -2 होगा, यानी p का मान 1 और q का मान -2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होना है। ठीक है भाई, ये हमारा 20 नंबर क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं 21 नंबर की ओर। 21 नंबर देखते हैं, ये क्या है। दो कंसेंट्रिक सर्कल, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और 3 सेमी है। बड़े वृत्त की उस त्रिज्या की लंबाई क्या होगा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। एकदम ध्यान से देखना मेरे दोस्त, ध्यान से क्या बोला, दो कंसेंट्रिक सर्कल,
एक का रेडियस 5, एक का रेडियस 3। हमें कह रहा है उस बड़े वृत्त के त्रिज्या की लंबाई, त्रिज्या नहीं मेरे दोस्त, त्रिज्या नहीं, त्रिज्या तो दिया हुआ है ही। जीवा, कोड है ना, कोड। अब ये देखिए, अब सोचिए यही है बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे को टच कर रही है, ये सेंटर है। अब देखिए ये हुआ बड़े का रेडियस और ये हो गया छोटे का रेडियस, ठीक है भाई। अब बड़े का रेडियस कितना है 5, छोटे का रेडियस कितना है 3, तो ट्रिपलेट से ये कितना होगा 4। जब ये 4 हो जाएगा तो ये भी कितना होगा 4, तो पूरा का पूरा जीवा कितना हो जाएगा 8। तो इसका रिजल्ट हमारा हो जाएगा 8, ठीक है भाई 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, इसको देखते हैं। अब देखिए ये हमसे क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, एक बहुमंजिला भवन के टॉप से, एक बहुमंजिली भवन के टॉप से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और जड़ के अवनमन कोण इतने इतने हैं, दोनों के बीच की दूरी क्या होगा। अब देखो एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग है, ठीक है, और एक 8 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, एक 8 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, ये रहा आपका 8 मीटर ऊंचा बिल्डिंग, ठीक है। अब क्या हुआ, इस बहुमंजिला भवन के टॉप से, इस बहुमंजिला भवन के टॉप से जब देखा गया तो यहां से इसने देखा छोटे भवन के टॉप को, और यहां से इसने छोटे भवन के बॉटम को भी देखा। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुमंजिला भवन के, ध्यान से देखना, बहुमंजिला भवन के टॉप से 8 मीटर ऊंचे भवन के टॉप को देखा तो डिप्रेशन, जड़ को देखा तो डिप्रेशन, और देखिए डिप्रेशन कितना है, तो आप देख सकते हैं 30 है और 45। तो मेरे दोस्त ये हमारा 30 हो गया और ये हमारा 45। ये क्या है, ये हमारा जड़ है, और ये क्या है, तो मेरे दोस्त ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेस के पैरेलल मैंने खींच दिया, क्यों, ताकि ये वाली 30 जो है वो यहाँ पर आ जाए और ये वाली 45 यहाँ पर आ जाए, ठीक है। अब देखना 30 के लिए क्या होगा, 30 के लिए परपेंडिकुलर 1 है और बेस आपका √3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा √3 है, रेक्टेंगल के आमने सामने का साइड बराबर, तो ये भी √3 हो जाएगा। और चूंकि यहाँ 45 है, 45 क्या कहते हैं, जितना बड़ा बेस उतना ही बड़ा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर भी इसका क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। बेस परपेंडिकुलर इक्वल तभी तो 45 रहेगा जी। अभी पूरा √3 में ये 1 है तो ये हमारा √3 - 1 होगा, और ये √3 - 1 है तो ये भी √3 - 1 होगा। तो देखिए √3 - 1 इसकी वैल्यू है 8। यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, 8/√3 - 1 रेशनलाइज करेंगे 4 × √3 + 1। क्या चाहिए आपको, दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों भवन के बीच का डिस्टेंस, दोनों भवन के बीच का डिस्टेंस √3 है, √3 का वैल्यू निकाल लीजिए। जब एक का वैल्यू इतना है तो √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, बस √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 4, √3 × √3 3, और ये हमारा √3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का रिजल्ट कितना हो गया, 4 × 3 + √3, 4 × 3 + √3। आगे बढ़े, ये हमारा 22 नंबर हो गया, ठीक है। चलो 23 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ भाई 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है 23 नंबर क्वेश्चन। -3, P पॉइंट -5, -4, -2, 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड में P का मान क्या होगा। अब देखो मेरे दोस्त, हमें कह रहा है कि इन तीनों पॉइंट को जोड़ना है, इन तीनों पॉइंट को जोड़ने वाली, अभी तीनों पॉइंट को जोड़ने वाली, यहाँ पर पॉइंट A ले लें, इसको पॉइंट B कह दें और इसको पॉइंट C कह दें। तो यदि इस तीनों पॉइंट को एक ही लाइन जोड़ रही है, आप तो पढ़े होंगे
जब 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करती है तो वो तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर मानी जाती है, संरेखी माना जाता है। तो आज भी ये तीनों पॉइंट आपस में कॉलिनियर माना जाएगा, संरेखी माना जाएगा। और जब 3 पॉइंट कॉलिनियर माने जाएंगे, स्लोप इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, दो छोटे छोटे डिस्टेंस बड़े डिस्टेंस के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर सबसे जो सस्ता है ना, स्लोप इक्वल कर लो। और आपको ये पता होना चाहिए कि 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 और अपॉन x2 माइनस x1, ये तो पता ही है। ठीक है, तो आइए यहाँ हम स्लोप ऑफ ए बी देख लें और मेरे दोस्त स्लोप ऑफ बी सी देख लें, दोनों को इक्वल करो। अगर आप ए बी का स्लोप इक्वल करोगे ना, सॉरी ए बी का स्लोप फाइंड करोगे y2 माइनस y1, तो y2 है -4 ना, -4 माइनस p हो जाएगा। x2 माइनस x1 तो -5 माइनस माइनस +3 बराबर y2 माइनस y1, 3 माइनस माइनस +4 हो जाएगा। x2 माइनस x1 -2 माइनस माइनस +5 हो जाएगा। यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस से माइनस अगर काट देंगे तो 4 + p और बाई में 2 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा 7/3। अब 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दें, 12 + 3p इधर हो जाएगा 14। तो p का मान क्या होगा 2/3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो गया 2/3। जिनका आप में से 2/3 आया होगा सही रहा होगा। ठीक है भाई, पीजीटी कॉम्बो पैक है क्या? आप एप्लीकेशन पर जाइए, सारा चीज़ अवेलेबल है। एप्लीकेशन पर जाइए, सारा चीज़ अवेलेबल है ना। मैंने भी एप्लीकेशन पर चीज़ को देख रखा है। अब तुरंत में तो मैं देख नहीं सकता हूँ ना, लेकिन इतना कंफर्म मैं आपको बता दूं कि सारा चीज़ एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आते हैं। 24 को ध्यान से समझना। देखो, लकड़ी लकड़ी का एक ठोस सिलेंडर है और इस सिलेंडर में क्या है, ध्यान देना, ये लकड़ी का ठोस सिलेंडर है, ठीक है। और मेरे दोस्त, लकड़ी के ठोस सिलेंडर में नीचे से भी एक हेमीस्फेयर काट लिया गया और ऊपर से भी एक हेमीस्फेयर काट लिया गया, ठीक है। अगर आप हेमीस्फेयर के जैसा डायग्राम नीचे से भी काट लो, ऊपर से भी काट लो, तो याद रखना यहाँ वेट तो इसका घट जाएगा लेकिन एरिया नहीं घटेगा, क्योंकि आप जब काट रहे हैं ना तो नया नया एरिया क्रिएट हो रहा है। आप जब काट रहे हैं तो नया नया एरिया क्रिएट हो रहा है। देखिए इसका हाइट कितना है, तो इसका पूरा पूरा हाइट दिया है 10 सेमी, ठीक है। और इसका रेडियस कितना दिया है, इसका रेडियस दिया है 3.5 यानी 7/2 सेमी, ठीक है। आज एक बात बताऊं, जब यहाँ पर आप ये हेमीस्फीयर काट के निकाल रहे थे, उस समय जो इसका बेस था ना नीचे में, वो भले ही डिस्ट्रॉय हो गया लेकिन अंदर में एक हेमीस्फीयर के जैसा नया बन गया। यहाँ भी बेस पर सर्कल था, जो को आप छेनी हथौड़ी से जब आप इसमें छेद कर रहे होंगे तो ये बेस डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन नया एक कटोरा के जैसा डायग्राम बन गया, यानी हेमीस्फीयर के जैसा बन गया, ठीक है। आज मैं अगर इसका टोटल सरफेस लेने जाऊंगा तो बताओ टोटल सरफेस क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, सिलेंडर के चारों तरफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हो जाएगा 2πRH, ये हो गया सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया चारों तरफ, और प्लस एक हेमीस्फीयर इधर से 2πr², और एक हेमीस्फीयर ऊपर से 2πr², क्या हो जाएगा। फाइनली आप 2πr कॉमन कर लो, यहाँ से h रहेगा, यहाँ से r रहेगा, यहाँ से भी r रहेगा। तो लीजिए 2/22 r हमारा 7/2 है, ये 10 + 7/2 + 7/2। अब देखो 7 से 7 चला गया, ये फाइनली हमारे पास 22 रह गए। और ये 7 और 10 17, 34 34 और 3 कितना 37। यानी इस क्वेश्चन का रिजल्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेरी सिंपल है, एकदम टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। ये था हमारा 24 नंबर क्वेश्चन।
आइए 25 नंबर की ओर चले, एकदम मजे से काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन है 5 डिजिट की वह छोटी सी छोटी नंबर कौन सी होगी जो 12, 15 और 18 से पूरी तरह से विभाजित हो। तो सबसे पहले 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 1 पर 4 जीरो, ठीक है, यानी इसके आसपास मेरा रिजल्ट होगा। अब देखिए इसके आसपास रिजल्ट होगा, लेकिन 12 से, 15 से और 18 से कटना चाहिए मेरे दोस्त। अगर कोई नंबर 18 से कट रही है तब तो 9 से भी कट रहा होगा, कहोगे हाँ जी। अब जो नंबर 9 से कटेगा उसका सम ऑफ डिजिट भी 9 से कटना चाहिए। इसके अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा है, इसका सम ऑफ डिजिट 9 से नहीं कट रहा है, इसका सम ऑफ डिजिट बिल्कुल 8 और 1 9 से कट रहा है। आंसर जा सकता है 15 से डिवाइड है, यानी 3 और 5, और जो 5 से कटेगा उसके लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, अवेलेबल है। 12 से जो नंबर कटेगा 3 और 4 से भी कटेगा। 4 का मतलब है आखिरी 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, आखिरी 2 डिजिट 8 जीरो है, बिल्कुल 4 से कटेगा। तो हर चीज़ को यही फुलफिल कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। अब मेरे दोस्त 26 में हमें कह रहा है कि फ्रैक्शन को हम असेंडिंग ऑर्डर में सजा रहे हैं, बढ़ते क्रम में सजा रहे हैं। तो बताइए आरंभ से चौथे स्थान पर कौन होगा। ये नॉर्मल सा नंबर है मेरे दोस्त, छोटा छोटा, तुम डिवाइड भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत है नहीं, नॉर्मल डिवाइड ही कर लो मैं तो कहूँगा। अब जैसे देखो 0 80 है ना, 9 8 72, 9 8 72, ठीक है। अब यहीं पे देख लो 90/12, तो 12 7 84 और 12 पंचे 60 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे देख लो ये क्या है, तो ये हो जाएगा 8 8 64, 8 8 64 बचेंगे कितने 6, 8 7 56, 8 5 40। अब यहीं पे देखो 6 8 48, 6 3 18, यहीं पे देख लो 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 8, 8 दूनी 16 160 और 20 पंचे 100। तो इस तरह से आपने पूरा का पूरा डिवाइड कर लिया तुरंत में। आपको क्या चाहिए, शुरू से चौथे, तो बढ़ते क्रम का मतलब है छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर जाएगा और चौथा चाहिए। तो देखो सबसे छोटा तो यही है ना, है। अब इससे जस्ट बराबर देखोगे तो ये है, ठीक है, और इससे जस्ट बड़ा देखोगे तो ये है, और इससे जस्ट बड़ा देखोगे तो ये है। चौथा स्थान पर कौन है, 7/8। 7/8 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो जिनका 7/8 हारा होगा करेक्ट रहा होगा। आज सिंपल क्वेश्चन है थोड़ा, इसलिए आप बहुत खुश हो रहे हो, कोई बात नहीं। इसको क्या करें, ऑप्शन से 2 की पावर 4 रखेंगे ना, 16 हो जाएगा, और 3 की पावर 3, मेरे दोस्त ये तो 27 हो जाएगा। 16 27 तो बहुत बड़ी नंबर हो जाएगी, सेटिस्फाई नहीं कर पाया। अगर इसको लेके आऊँ 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, 8 और 9 17 कर जाएगा। अब यहाँ देखो 3 2 5, तो 5 हो जाएगा तो 32, ये हो जाएगा क्या 2 और 1 3 27, तो 32 में 27 गया तो 5, बिल्कुल वेरीफाई कर दिया। ऑप्शन नंबर बी वेरीफाई कर दिया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम मत बनाना, हालत खराब, फालतू का टाइम बर्बाद हो जाएगा। अब देखो ये क्या कहा, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है और बी की जो एज है वो सी का डबल है। ए बी और सी, बी का एज सी का डबल है, तो सी का एज एक्स मान लो, इसका डबल ये हो जाएगा 2x। ए बी और सी है, तो बी का जो एज है वो सी का डबल है, सी को x मान लो, इसका डबल ये 2x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कहा, ए बी से 2 बड़ा है, तो बी हमारा क्या है 2x, और उससे 2 बड़ा है ए, ठीक है भाई। तो बी का एज जो है ना वो सी का डबल है, बी जो है वो सी का डबल है, और ए जो है वो बी से 2 ज़्यादा है। अच्छी बात है। अब क्या कह रहा है हमें, हमें कह रहा है कि इन तीनों का सम क्या हो जाएगा 27। 2 2 4 1 5, 5x + 2, अगर ये हमारा 27 है, 5x का मान 25, x का मान 5 हो जाएगा। अब x का मान जैसे ही 5 हो गया, क्या चाहिए मुझे, x का मान 5 हो गया ना, तो हमें b का एज चाहिए, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा।
बी का एज 10 हो जाएगा, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। नन ऑफ दीज हो जाएगा 10। ठीक है भाई। अब इसको देखो, ये क्या है मेरे दोस्त, ये लॉग 10 0.001 का मान क्या होगा। देखिए लॉग ये 0.0001 टू द बेस 10, इसका मान चाहिए। कोई बात नहीं, सबसे पहले लॉग बेस में 10 एज इट इज रहने दीजिए, और ये डेसिमल हटाइएगा ना, नीचे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है। अब आपको ये बात अवश्य पता होना चाहिए कि लॉग m अपॉन n क्या होता है। ये होता है लॉग m और माइनस लॉग n। ठीक है। अब इसी तर्ज पर अगर हम यहाँ पर काम करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 10, log m माइनस log n, m हो गया 1 और माइनस log n तो ये हो जाएगा 10,000, और n के जगह पर कितना 10। तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, और माइनस ये देखिए log 10,000 को 10 की पावर 4 और बेस में हमारा 10 है। ये देखिए माइनस, ये हो गया 4 log 10 टू द बेस 10, 4 इंटू लॉग 10 का मान 1, रिजल्ट हो जाएगा 4। लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, आपको पता ही है पहले से। लॉग 1 का मान 0 होता है, ये भी आपको पता है, सोचने वाली कोई बात नहीं है। राकेश कुमार, क्यों एक ही कमेंट बार बार किए जा रहे हो, एक बार कर दिए ना, हम चेक कर लेंगे क्वेश्चन है। तुम इतना प्राण काहे दे रहे हो कि भारत रत्न दे दें, बताओ। लेगा मेरे से पुरस्कार तो बताओ कि भारत रत्न लेगा। एक ही बात को बार बार कट पेस्ट किए जा रहा है? आओ भाई। इससे इससे लोग हैं कि क्या ही बोले। चलो भाई, ध्यान दो। एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी ये इकोनॉमिक्स में पास हुआ है, और 60 हिस्ट्री में, और 40% दोनों में। 90 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं। बताइए एग्जामिनेशन में कितने लोग बैठे थे। देखिए वेन डायग्राम में याद रखिएगा, जब पास वाली यानी पॉजिटिव डायग्राम। अरे ठीक है मेरे दोस्त, अब आओ ना, पढ़ाने दो ना, क्यों एक ही बात को रिपीट कर रहे हो हैं? देखो जब वेन डायग्राम में पॉजिटिव मामला हो तो आप हमेशा रेक्टेंगल का हेल्प लेना। दो सब्जेक्ट है, तो दो सब्जेक्ट है, तो आप मेरे दोस्त दो सर्कल बना लो। बना लिए? क्या बोल रहा है? इकोनॉमिक्स में 65, इकोनॉमिक्स में 65% पास करने वाले हैं, और हिस्ट्री में 60% पास करने वाले हैं, और दोनों में 40%, दोनों में 40% पास करने वाले हैं। याद रखना ये जो रेक्टेंगल है ना, ये 100% स्टूडेंट को डिनोट करता है जो पेपर देने आए हैं। सोचो 65 में 40, यहाँ तो यहाँ 25 हो जाएगा। हाँ जी। ये पूरा 60 में अगर 40 तो ये हमारा 20 हो जाएगा। हाँ जी। अब देख लो सर्कल के अंदर टोटल कितने हैं, ये 60 और 25 85, 85% सर्कल के अंदर है। तो जो सर्कल के अंदर होगा वो पास होने वाला होगा। ठीक है। अब देखो ये पूरा हमारे पास कितना है 100। अभी 100 में अगर यहाँ 85 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 15% हो जाएगा। यही वो 15% है जो सर्कल के बाहर के रेक्टेंगल के अंदर है, यानी ये वो है जो कहीं पास नहीं किया। और इसी के बारे में कितना दिया हुआ है 90। तब तो 1% का मान 6 हो जाएगा। एग्जामिनेशन में 100% लोग आए होंगे तो 600 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा 600 हो गया। जितने भी लोग 600 लेके आए होंगे बहुत अच्छा रहा होगा। ठीक है। आओ मेरे दोस्त पढ़ते हैं। आप टीचिंग के अलावा यूट्यूब से रोस्टिंग वीडियो भी डालना शुरू कर दीजिए। अच्छा। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, हम समझ रहे हैं आपका सारा चीज़। ठीक है। देखिए
बिहार स्टेट 2025 के लिए पेपर 119 जिनका मैथ्स है वो 10 सेट इसके लिए सेशन 1 आपकी सेवा में उपलब्ध है। आप लोग ज़रूर इस टेस्ट को ज्वाइन करें, ठीक है। और एस्टेट के लिए अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें जिससे कि आराम से आप एस्टेट क्वालिफाई कर सकें। देखो मेरे दोस्त, ये क्या है, किसी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि उसके आधे मूल्य पर बेचने से 30% की हानि हो। देखिए, क्वेश्चन ने कहा है कि जो भी एसपी है अगर हम उसके आधे में बेच दें, मतलब एसपी के आधे में बेच दें तो 30% का नुकसान हो जाएगा। 30% के नुकसान का मतलब क्या होता है, 70% प्राप्त हो जाना। तो अगर एसपी के आधे पर बेच देंगे ना तो 30% का नुकसान यानी कि 70% बेच कर मिलेगा। यहाँ से अगर हम एसपी फाइंड करने जाएंगे तो 140% हो जाएगा। अब 140% में आप देख सकते हैं 100% तो हमारा सीपी है और ये जो 40% हमारा एक्स्ट्रा है ना मेरे दोस्त, यही हमारी क्या है, प्रॉफिट। तो 40% जो एक्स्ट्रा है वो हमारी प्रॉफिट हो जाएगी, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं, ये क्या है, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। ये कह रहे हैं रेशियो 6:7 के प्रत्येक पद से हम कम से कम क्या घटा दें ताकि हमारा जो वैल्यू हो यानी जो रेशियो बने नया वो इससे कम हो जाए। तो एक काम करिए, 6:7 का मतलब 6/7। मान लीजिए इसमें से भी x घटा दिए, इसमें से भी x घटा दिए, है ना। अब 6/7 रेशियो था, प्रत्येक में से मैंने x घटा दिया, तो जो हमारी रिजल्ट आ रही है वो 16/21 से कम है। क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि 6/7 में से प्रत्येक में क्या घटा दें कि जो मेरा रिजल्ट बने वो 16/21 से कम बने। कोई बात नहीं, 6 माइनस एक्स 7 माइनस एक्स, इसको इस पार लेके आ जाओ, 16/21 कितना हो, तो मेरे दोस्त ये हमारा हो जाएगा <0। अब इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा 21 और ये 7 माइनस एक्स। इसका गुना यहाँ करेंगे 120 है, 126 माइनस 21x है, और इसका गुना यहाँ पर करेंगे 16×7=112 और माइनस माइनस प्लस ये हमारा 16x <0। अब इसकी कहानी तो ख़त्म ही हो जाना है, इसकी कहानी तो ख़त्म ही हो जाना है, सिर्फ ये बचना है। तो -16 और -21 प्लस 16 तो माइनस हो जाएगा 5x, ठीक है। और 126 में से अगर 112 चला गया तो कितना आ जाएगा, 14 <0। अभी देखिए -5x ये हमारा -14, तो x क्या हो जाएगा, सॉरी अब यहाँ पर समझो क्या मेरे दोस्त, -5x + 14 <0। अब <0 का मतलब क्या होता है, निगेटिव। अब तुम खुद देखो, निगेटिव तो निगेटिव कब आएगा, जब छोटा में से बड़ा घटाएंगे तभी तो निगेटिव आएगा। यानी आप समझ गए हैं कि 5x जो, सॉरी सॉरी मेरे दोस्त, निगेटिव कब आता है पहले ये बताओ, जब बड़ी संख्या हमारा, जब छोटे नंबर में बड़े नंबर को घटाएंगे। 14 में इसको घटा दिए, निगेटिव आ गया, इसका मतलब 14 जो है ना वो वैल्यू में, और ये हमारा 5x ये हमारा निगेटिव है। तो मेरे दोस्त इस वक्त अगर हम थोड़ा दिमाग लगाना चाहें क्या हो सकता है हमारा, छोटा कौन है, छोटा तो हमारे पास ये है और 14 हमारे पास बड़ा है, ठीक है। तो 5x > हमारा 14 हो जाएगा, यानी x का मान क्या हो जाएगा, x का मान ये 2.8 हो जाएगा, जो अप्रॉक्स किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, जो अप्रॉक्स 3 के बराबर होगा। घबराए नहीं, ठीक है, बड़े आराम से काम कर ले, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अप्रॉक्स 3 जाएगा। इस पे आ जाओ, देखो ये क्या है, ए और बी ने मिलकर एक व्यापार स्टार्ट किया, 3:2 के रेशियो में पैसे लगाया, टोटल प्रॉफिट का 5% इसने क्या किया, डोनेट कर दिया। उसके बाद इसने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ए को इतना मिला, बताओ टोटल प्रॉफिट क्या होगा। एक काम करो मेरे दोस्त, आप यहाँ पर टोटल प्रॉफिट को ना 100x मान लो, ठीक है। अब इस 100x में तूने क्या किया, 5% यानी कि 5x, ये तो तूने दान दे दिया, इसका मतलब बांटने के लिए क्या रखा,
100x में 5x हटा दो, 95x ये तूने बांटने के लिए रखा है, बांटने के लिए। अब इस 95x में से बताओ ए का क्या हिस्सा बना होगा। देखो ए को मिला होगा कि ए और ये बी है, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही बांटा होगा क्योंकि टाइम का जिक्र है नहीं। जब टाइम का डिस्कस नहीं हो ना तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो अगर बांटेंगे तो मिलेगा ए को 3 और बटे 5, है ना। ए को कितना मिल जाएगा 3/5, और यही मेरे दोस्त मिला है 855। अब यहाँ से हम देख लेते हैं 28 तिया 84 और 5 तिया 15, ठीक ना। अब यहाँ से इसको हम काटेंगे, 3 बार में कटेगा, x का मान क्या हो जाएगा 15। x का मान 15 हो गया तो 100x का मान क्या होगा 1500, यानी इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा 1500। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसको देखो, स्प्रिट और पानी के 20 kg मिश्रण में 10% वाटर है, कितना पानी और डाल दें कि नए मिश्रण में 25% वाटर हो जाएगा। स्प्रिट और वाटर में देखो, अगर 10% वाटर होगा ना तो उस टाइम पर स्प्रिट हमारा 90% होगा, और जब वाटर लेवल 25% होगा उस समय स्प्रिट कितना होगा 75%। तो आप ऐसा कर लो, स्प्रिट और वाटर का रेशियो ले लो, ठीक है। 90 और 10 यानी 9:1, 75 और 25 यानी 3:1। अब आप ये देखो, ये हमारा स्प्रिट है और ये हमारा 3 है, ठीक है। तो एक काम करो ना, ये 9 है, आप इसे 9 क्या क्या मिलाना है, उसको पानी डालना है। अगर डालना है पानी ना तो स्प्लिट होना चाहिए सेम। ये 9 है, आप इसको भी 9 बना दो, 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई। तो डालना था वाटर, इसलिए मैंने स्प्लिट को सेम किया। अब जैसे ही स्प्लिट सेम किया तुरंत पता चलेगा वाटर मिलाया क्या गया। वाटर पहले 1 था, अब है 3, तो कितना मिलाया गया 2। बस इसी 2 का वैल्यू हमसे मांग रहा है। अब इनिशियल मिक्सचर ये 10 रेशियो, जो क्वेश्चन के अंदर 20 kg दिया है, एक रेशियो का मान 2 kg होगा, 2 रेशियो का मान 4 kg होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये था हमारा 34। आइए अब 35 की ओर चले। 35 देखते हैं। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि एक सिग्नल के खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। याद रखिए, जब कोई ट्रेन किसी सिग्नल के खंभे को पार करेगी तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबाई पार करेगी। तो अगर ये 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 18 सेकंड में पार कर रही है तो यहाँ से हम रेलगाड़ी का स्पीड निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी ना खंभे को पार करने के क्रम में अपनी ही लंबाई पार करेगी। 300 मीटर की लंबाई 18 सेकेंड में ये पार करेगी। हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 तिया 18, इतना मीटर पर सेकेंड। ये हो गया स्पीड ऑफ ट्रेन। और अब ये ट्रेन इसी स्पीड से एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकेंड में पार कर रही है। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपने साथ साथ प्लेटफॉर्म को पार करेगी। यानी ट्रेन अपने साथ साथ प्लेटफॉर्म को जब पार कर रही है तो वहाँ 50/3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार कर रही है? 39 सेकेंड में पार कर रही है। 39 सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से हमारे पास 13 हो गया। अब ये देखिए, ट्रेन और प्लस प्लेटफॉर्म 13 पचे 65, 650 मीटर। अब इसमें मेरे दोस्त ये ट्रेन और ये हमारा प्लेटफॉर्म, तो देखो ट्रेन कितना, ट्रेन हमारा 300 मीटर लंबी है, 650 में 300 हो गया तो प्लेटफॉर्म हमारा 350 हो जाएगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ अब चलते हैं क्या 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर पर आएंगे, देखते हैं क्या है ये। मेरे दोस्त 36 है, शांत जल में एक नाव की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और धारा का स्पीड है 1.5 किलोमीटर पर आवर। एक यदि किसी पॉइंट से 105 किलोमीटर की दूरी जाने के बाद वापस उसी पॉइंट पर आते हैं तो टोटल कितना टाइम लगेगा? आप देख लो, अगर आप जाओगे धारा की दिशा में तो आप रिटर्न होगे धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है। 105 किलोमीटर आप जाते हो
और यही 105 किलोमीटर आप रिटर्न भी आते हो। यस और नो? यस। अब देखना यहाँ, ये नाव की स्पीड है और ये हमारा धारा की स्पीड है। 9 + 1.5 यानी हमारा हो जाएगा 10.5। जब वो धारा की दिशा में जाएगा तो नाव प्लस धारा ये वाली स्पीड काम करेगा। जब वो एगेंस्ट जाएगा तो नाव माइनस धारा यानी 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। अब यहाँ पर हम टोटल टाइम निकालने चले जाएं तो देखो इससे हमारा 10 बार में जाएगा, और ये जो है ना, ये मेरे दोस्त कितनी बार में जाएगा? डबल, और 15 7 यानी 14 बार में जाएगा। तो ये टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा? 24 आवर्स। 24 आवर्स ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छे, बहुत भाई ने आंसर दिया है, मज़ा आ गया देखकर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिए गए धन का, ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रधन 3 वर्ष में इतना और 4 वर्ष में इतना, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट में जब 1 साल का डिफरेंस हो, 1 साल का गैप हो, तो वृद्धि प्रतिशत से ही रेट निकलेगा। अब देखो 3 साल में अमाउंट बना इतना और 4 साल में अमाउंट बना इतना, तो टाइम में तो 1 ही साल का गैप है। तो देखो 1 साल का जब गैप है तो अमाउंट कितना इंक्रीज हो गया? 1 साल में 40 इंक्रीज हुआ है। इससे 800 से, और इंटू 100 क्या हो जाएगा? ये हमारा 5% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट पे आ जाओ। इसको देखो, ये क्या बोलता है? ये कह रहा है कि 96 रुपये के 100 रुपये वाले 10% स्टॉक पर लगे धन के बराबर x रुपये के भाव वाले 12% स्टॉक में कितने धन लगाने पर प्राप्त इनकम बराबर है? तो x का मान बताइए, x का मान बताइए। ठीक है, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए एकदम ध्यान से, ये जो स्टॉक है ना, इस पर दिया जाता है कंपनी के द्वारा जो शेयर का एमआरपी बनाया गया है उस पर। कंपनी ने 100 रुपये का शेयर बनाया, 10% स्टॉक मिलेगा, 100 का 10%, 10 रुपये स्टॉक मिलेगा, यानी 10 रुपये इनकम बनेगी। लेकिन वो इनकम बनाना कितना चाहता है? 12%, यानी 12 रुपये इनकम बनाना चाहता है। तो मेरा सवाल ये है कि 10 रुपये की इनकम बनाने के लिए वो पैसा लगा कितना रहा है? 96। तो देखो 10 रुपये इनकम के लिए पैसे लगा रहा है 96, उसको कितने रुपए का इनकम चाहिए? 12 रुपये का। 12 रुपये का इनकम बनाने के लिए कितने लगाने पड़ेंगे? 96 और बटे 10 और इंटू 12, 12 6 72, 12 में 108, 108 हो जाएगा 115, 115.2, यानी अप्रॉक्स हमारे पास आंसर कौन सा आ जाएगा? बी नंबर आ जाएगा। ये हमारा बी नंबर आ जाएगा। ठीक है, और हो गया भाई। आ जाओ इसको देख लो। ये कह रहा है डिजायर्ड शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं इस सभी वॉवेल एक साथ हो। अब देखिए डिजायर में वॉवेल कितने हैं? वॉवेल 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 है ना, यानी ई, आई और ई। ठीक है भाई, ये एक साथ रहना चाहता है, इसे एक काउंट कर लो। इसके अलावे क्या है? डी एस आर, है ना, डी एस आर। तो मेरे दोस्त ये कितने हो गए? 3। और जो एक साथ बैठना चाहेगा उसे एक काउंट करेंगे, जो एक साथ बैठना चाहेगा उसे एक काउंट करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास 3 है, 3 और 1 कितने हो जाएंगे? 4। 4 को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 4, बाहर कोई रिपीट किया नहीं, अंदर ई रिपीट किया 2 बार, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना होगा। साथ ही साथ ये 3 जो एक साथ बैठे हैं आपस में जगह भी बदलेंगे, फैक्टोरियल 3 तरीके से, है ना। ये हो जाएगा अपना 24 और ये 6/2 कितना? 72। इस क्वेश्चन का रिजल्ट कितना होगा? 72 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब मेरे दोस्त इसको देखो, ये क्या है? ये अच्छी बात है। देखो ये हमें कह रहा है कि यदि एक वर्ग और एक समचतुर्भुज एक ही आधार पर बने हैं तो वर्ग और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अब आपको मेरे दोस्त एक चीज समझना होगा। ये हमारे पास एक क्या है? ये हमारे पास एक स्क्वायर है,
कहा स्क्वायर का बेस और रोम्बस का बेस एकदम एक समान है। तो अगर एक ही समान बेस लेकर के हम रोम्बस बना दें, रोम्बस बनाने का क्या स्ट्रक्चर होगा? तो मेरे दोस्त आप देखिए, तो हम रोम्बस बना रहे हैं, बन गया। अब क्या है ना, अगर वर्ग की भुजा हमने ए कहा है ना मेरे दोस्त, वर्ग की भुजा तो ए ही होगा, ए। और जो वर्ग की भुजा होगा वही तो रोम्बस की भी भुजा होगी। क्यों? सेम बेस है। रोम्बस के भी चारों साइड इक्वल होते हैं, वर्ग के भी चारों साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि हम जब एरिया लेने जाएंगे, वर्ग का एरिया तो ए स्क्वायर होगा, लेकिन रोम्बस का, रोम्बस के लिए यहाँ पर हमें एक परपेंडिकुलर डालना। अब तुम मुझे ये बताओ कि छोटे से समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने कर्ण ए है और लंब है एच, तो कर्ण जो होगा वो लंब से क्या होगा? बड़ा होगा। कर्ण जो होगा वो लंब से बड़ा होगा, यानी ए का मान जो होगा वो एच से बड़ा होगा, ठीक है। तब तो आज अगर हम एरिया लेने जाएंगे, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होगा, और रोम्बस का एरिया क्या होगा? रोम्बस का एरिया क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? रोम्बस का एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट, जो है हमारा बेस और इंटू हाइट, है ना। तो आज अगर हम यहाँ पर देखने चले जाएं कि क्या होता है, तो यहाँ से हमें यही दिखेगा, ये ए और रेशियो हमारा एच, यानी मेरे दोस्त ए और बटा एच। अब ए और बटा एच, चूँकि हम जान रहे हैं कि ए का मान जो है वो एच से बड़ा है, इसका मतलब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा एक से बड़ा होगा। ए का मान जो है ना वो एच से बड़ा है, ए का मान अगर एच से बड़ा है, इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो एक से बड़ा होगा। तो आपका मन करेगा, आपका जो मन होगा कि हम ऑप्शन नंबर ए लगा दें, ठीक है। आपका क्या मन करेगा मेरे दोस्त? कि ऑप्शन नंबर ए लगा दें। समझने की कोशिश करना। अब आपका मन होगा कि ऑप्शन नंबर ए लगा दें, लेकिन थोड़ा सोच के देखिए, ये क्या मेरे दोस्त, आप तनिक ये भी सोचो, ये हमारा सेम बेस है, रोम्बस बनाना है। आप ये बताओ, क्या वर्ग भी एक प्रकार का रोम्बस नहीं है? वर्ग भी तो एक प्रकार का रोम्बस ही है। अगर वर्ग भी एक प्रकार का रोम्बस ही है, तब तो इस स्थिति में क्या होगा? वर्ग और रोम्बस का एरिया इक्वल हो जाएगा, यानी 1:2 हमारा 1 भी पॉसिबल होगा, 1:1 भी पॉसिबल होगा, आया ना? अरे होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो मेरे दोस्त 1:1 भी पॉसिबल होगा, तो 1:1 भी पॉसिबल होगा। तो ऐसी स्थिति मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? ध्यान दो, तो वैसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि इसका जो परफेक्ट आंसर है, सिचुएशन दोनों बनेंगे, ये वाली सिचुएशन भी बनेगी और ये वाली भी सिचुएशन बनेगी, दोनों सिचुएशन बनेगी, ठीक है। दोनों सिचुएशन यहां पर बनेगा, यानी इक्वल वाली सिचुएशन भी बन सकता है, बड़ा वाला सिचुएशन भी बन सकता है, ठीक है। हो गया? तो अब आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर हम क्या लगाएंगे? मोर देन वन ऑप्शन लगाएं या क्या लगाएं? तो मेरे दोस्त देखो, यहाँ पर जो परफेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आज के डिस्कशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हम कल मिलेंगे फिर एक नए सेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।